हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमोस कायर। सब बढ़िया हो ना, सब मस्त हो ना। वेरी गुड। तो गाइज लास्ट एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे जो है टर्म वन का रिज़ल्ट जो है वो जारी हो गया है, एंड रिज़ल्ट जारी होने के बाद आपके माइंड में कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं और उसका क्या सही अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है ना। ये मैंने आपको बताया। तो होप सो वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइज। एंड साथ ही साथ मैंने उसी वीडियो में आपको ये भी बताया था कि मैंने 50 डेज़ का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं आपका मैथ्स और मैं आपका साइंस ये दोनों पोर्शन कंप्लीट करने वाला हूँ। तो गाइज आप कई सारे वीडियोस ऑलरेडी देख ही चुके होंगे, और हमारा जो है रेगुलर डे टू डे एक एक वीडियो अपलोड हो रहा है। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था करंट के बारे में, जिसमें मैंने आपको कहा था कि करंट जो है वो क्या है, नहीं है, पोटेंशियल क्या होता है, और भी मैंने टर्म्स बताए थे कि ओम्स लॉ क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है। तो आज अब हमारी बारी आती है उसके आगे कुछ स्टडी करने की। ओके, तो उसके आगे हम लोग जल्दी से अपना पढ़ाई शुरू करते हैं कि करंट में रेसिस्टेंसेस को कंबाइन कैसे करते हैं, रेसिस्टेंसेस का कनेक्शन कैसे होता है, और इन चीज़ों को पढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। सो लेट्स गेट रेडी स्टूडेंट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। So guys, as you can see here, I have taken the chapter electric current part 2. यस गाइज, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपको नहीं मिला वो वीडियो पार्ट 1 का, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर साइड में यहाँ पे फ्लैश कर रहा होगा आई बटन पे। तो आप यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक करके हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो इलेक्ट्रिसिटी का देख सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा पार्ट 2 के वीडियो में। ओके, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाइज। ये ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड 10 का है एंड फिजिक्स है, चैप्टर 1 है आपका इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑफ कोर्स बाय मी, इट मीन्स जेपी सिन्हा। तो चलिए गाइज, यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जहाँ से हमारा कंटेंट स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहला ही कंटेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज। यस गाइज, इसके पहले इसके लास्ट क्लास में मैंने आपको रेसिस्टेंस के बारे में बताया था कि व्हाट इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिस्टेंस एक तरह का अपोज होता है किसी भी वायर में फ्लो में, किसी भी वायर में जो करंट फ्लो हो रहा था उस करंट के फ्लो में अपोज होता है, और इसी अपोज को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, तो इस अपोज को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंसेज। क्या कहते हैं गाइज, रेसिस्टेंसेज। तो इन्हीं रेसिस्टेंसेज के बारे में अब हमें क्या पढ़ना है, इसका कॉम्बिनेशन, कि अगर दो रेसिस्टेंस या तो से ज्यादा रेसिस्टेंसेज होते हैं तो उसको कंबाइन कैसे करेंगे। तो गाइज यहाँ पे जो कंबाइनेशन होता है रेसिस्टेंसेज का वो दो तरीके का होता है। एक को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड दूसरा जो है वो हमारा कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन आर देयर, टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, वन इज सीरीज एंड अनदर वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो भैया अब सवाल ये है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तब कहेंगे जब जितने भी आपके पास रेसिस्टेंसेज हों वो सारे के सारे रेसिस्टेंसेज सिंगल वायर से कनेक्ट होते जाएं, सिंगल वायर से कनेक्शन बनते जाए। लाइक मेरे पास ये एक रेसिस्टेंस है R1, उसके बाद ये दूसरा रेसिस्टेंस है यहाँ पे R2। तो ये जितने भी रेसिस्टेंसेज मैं ले लूँ, ये तीसरा रेसिस्टेंस यहाँ पे है R3, तो ये सब के सब मैं सिंगल वायर से देखे कनेक्ट किया हूँ। और फाइनली यहाँ पे बैटरी का जो भी टर्मिनल्स होता है उस बैटरी के टर्मिनल्स के साथ, स्विच वगैरह के साथ, एमीटर वगैरह के साथ, जो भी आपको जैसे जोड़ना है आप एक सर्किट को कंप्लीट कर लो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं भाई सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो खास बात याद रखने वाली बातें हैं वो दो चीजें हैं गाइस। पहला चीज ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड। पोटेंशियल क्या हो जाता है गाइस, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि लेट सपोज कि आपने यहाँ से जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया था, मान लेते हैं कि आपने यहाँ से V टोटल पोटेंशियल प्रोवाइड किया था, तो R1 को जो मिलेगा वो हो सकता है V1 मिले, R2 को जो मिलेगा वो V2 मिले, और R3 को जो मिलेगा वो क्या मिले, V3 मिले। तो पोटेंशियल जो होगा, टोटल पोटेंशियल वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट
द सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो करंट होगा वो करंट रहेगा सेम। यहाँ पे पोटेंशियल तो हो गया डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन लेकिन जो करंट होगा गाइज वो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। करंट में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, करंट सेम टू सेम रहेगा। तो सेकेंड थिंग क्या है गाइज सीरीज कॉम्बिनेशन में कि जो आपने करंट प्रोवाइड किया है, लेट सपोज आपने जो करंट प्रोवाइड किया है वो आई करंट है, यहाँ से जैसे पोटेंशियल आपने प्रोवाइड किया था V, उसी तरह करंट आपने प्रोवाइड किया है I। तो I जो करंट है वो तीनों के लिए सेम रहेगा, इसके लिए भी I, इसके लिए भी I और इसके लिए भी I जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, I1 I2 I3 नहीं होगा। अब आप पूछोगे वही ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है एंड करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो बाबू देखो यहाँ पे क्या है कि चार्जेस को कैरी करके ले जाने में पहली बार जो चार्ज कैरी हो रहा था वो आई से मतलब बैटरी सोर्स से R1 तक गया। तो R1 तक गया तो कुछ डिस्टेंस कवर किया, वही कुछ डिस्टेंस कवर किया तो वहां पे वर्क कुछ हुआ। लेकिन अगर दूसरी बार देखे जाए तो दूसरी बार यहाँ से जो कवर हुआ वो R2 तक गया तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हुआ। एंड अगर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हुआ तो डेफिनेटली वर्क डन भी कुछ बढ़ा होगा। तो वर्क डन पे क्या डिपेंड करता है, वर्क डन पे क्या डिपेंड करता है, आपको पता ही होगा कि वर्क डन पे डिपेंड करता है पोटेंशियल। वर्क डन टू कैरी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिपेंड करता है, इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो वेरी करेगा। बट क्या वेरी नहीं करेगा वो है करंट। करंट जो होगा गाइज वो हमारा वेरी नहीं करेगा, क्योंकि करंट में जो होता है चार्ज कैरी होता है। तो जितना चार्ज यहाँ पर कैरी हुआ होगा, मान लेते हैं 5 कूलम का चार्ज कैरी हुआ होगा, तो अगले स्टेप पे भी 5 कूलम ही चार्ज कैरी होगा। इसलिए आई का वैल्यू जो कि क्यू पे डिपेंड करता है, आई का वैल्यू सेम रह जाएगा। आगे बात समझ में गाइस, तो इसमें करंट विल बी सेम एंड पोटेंशियल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसका फार्मूला फाइनली क्या हो जाएगा, इसके फार्मूले की अगर मैं बात करूं गाइस तो इसका फार्मूला हो जाएगा RS इज इक्वल टू S फॉर सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 कहां तक, Rn तक। मान लेते हैं n कॉम्बिनेशन आपने जोड़ रखा है तो n तक जाएगा। ओके तो दिस वाज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट एंड पोटेंशियल। तो करंट एंड पोटेंशियल का गाइज इस तरह से वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। अगर यहीं से बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पहले तो ये जान ले पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे किसको। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तब कहा जाएगा जब ये डिफरेंट बायस के कॉम्बिनेशन से ला करके बना हो। मतलब एक सिंगल बायर हमने नहीं रखा हो, हमने 2 3 4 5 जितने भी बायर्स हैं वो रखे होंगे, किसके लिए, हर एक रेसिस्टेंस के लिए। तो देखिए भाई यहाँ पे मैं एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हमारा बैटरी हो गया, बैटरी सोर्स जहाँ से करंट प्रोवाइड होगा। और यहाँ से पहले तो हमने 2 ही तार लाए, लेकिन यहाँ पे पहले रेसिस्टेंस को जोड़ने के लिए 2 अलग बायर्स का कॉम्बिनेशन हमने कर दिया। यहाँ से 2 अलग बायर्स का कॉम्बिनेशन कर दिया। फिर ये दूसरा रेसिस्टेंस को जोड़ने के लिए 2 अलग बायर ला दिया। फिर ये तीसरा रेसिस्टेंस जोड़ने के लिए फिर से 2 अलग बायर ला दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लो गाइस, इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि तीनों ही जो रेसिस्टेंसेज हैं हमारे R1 R2 एंड R3, ये तीनों के तीनों रेसिस्टेंसेज अलग अलग बायर से ज्वाइन किए गए, डिफरेंट बायर से। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या खास बातें होंगी, इसमें खास बातें ये होंगी इसका उल्टा, पहले वाले का उल्टा। इसमें जो पोटेंशियल होगा गाइज वो पोटेंशियल रहेगा सेम, जबकि इसमें जो करंट होगा वो करंट हो जाएगा डिफरेंट। करंट जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ से लेट सपोज मान लेते हो कि I करंट आपने दिया है, तो इसमें जो करंट पहुंचेगा वो होगा I1, इसमें जो करंट पहुंचेगा वो होगा I2 और इसमें जो करंट पहुंचेगा वो हो जाएगा I3। लेकिन अगर आपने पोटेंशियल V दिया है तो इसमें भी पोटेंशियल भी, इसमें भी पोटेंशियल भी, इसमें भी पोटेंशियल भी। पोटेंशियल में कोई डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं होगा, सेम रहेगा। अब फिर से आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, तो बाबू सिंपल सा फिर से आंसर है। इस बार देखो जो चार्ज कैरी होकर जा रहा है, लेट सपोज कोई भी क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज यहाँ से कैरी होके गया R1 तक,
डिस्टेंस इसका सपोज करो, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है 5 मीटर, R2 तक जाएगा तब भी 5 ही मीटर, R3 तक जाएगा तब भी 5 ही मीटर। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया कि वर्क डन आपको इक्वल ही करने पड़ रहे हैं, और अगर इक्वल वर्क डन हो रहा है तो पोटेंशियल ऑफ कोर्स सेम रहेगा। लेकिन चार्ज जो आया होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर तक आया 10 कूलम चार्ज, 5 कूलम चार्ज इस पॉइंट तक आया, लेकिन अब इस पॉइंट से 3 रास्ते यहाँ से खुले हुए हैं, तो तीनों में तो चार्ज बट करके जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, कुछ में जाएगा 5 कूलम, कुछ में जाएगा 2 कूलम, कुछ में जाएगा 1 कूलम, मान लेते हैं ऐसा कुछ होगा। तो क्योंकि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वर्क डन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा गाइज, ये कहलाएगा कि इसमें करंट डिफरेंट होना है, पोटेंशियल डिफरेंट नहीं होना है। और बात करें आखिरी इसके फॉर्मूले की, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 1/RP, P मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, इज इक्वल्स टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। मतलब पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन होता है गाइज, उस कॉम्बिनेशन में आप जब फाइनली फाइंड आउट करोगे तो आप उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल को सम करोगे, रेसिस्टेंस का इनवर्स फंक्शन सम होता है, जबकि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन सम होता है। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जब टोटल रेसिस्टेंस आएगा, टोटल रेसिस्टेंस वो डेफिनेटली हाई हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और इसमें जो टोटल रेसिस्टेंस आएगा गाइस, टोटल रेसिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो टोटल रेसिस्टेंस लो होने के कारण आपका बिजली बिल जो है कम आएगा। तो इसलिए घरों में जो कॉम्बिनेशन होता है हमारा, वो देखो अलग अलग वायर्स होता है, पंखा अलग वायर से, तभी तो स्विच दबाते हैं तो सिर्फ पंखा जलता है, बल्ब अलग वायर से, टीवी अलग वायर से, फ्रिज अलग वायर से। तो ऐसे सारे ही जो एप्लियंसेज हैं हमारे घरों में ज्वाइन किए हुए, वो सबके सब अलग अलग वायर से हैं। यानी कि हमारा जो घर में कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है गाइज। ओके, और सीरीज कॉम्बिनेशन याद है, दीपावली के टाइम में आप छोटे छोटे बल्ब लगाते हो, एक बल्ब यहाँ, दूसरा बल्ब नीचे, तीसरा बल्ब और नीचे, चौथा बल्ब और नीचे, ऐसे बहुत सारे बल्ब लगाते हो। तो उन बल्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट विल बी नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें से एक बल्ब भी अगर चला जाए, फ्यूज हो जाए, तो फिर पूरा जलना बंद हो जाता है। वो पूरा जो भी आपने लरी या जो भी बोलते हैं सीरीज बल्ब की, वो एक पूरा जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा जलना बंद हो जाता है। तो ऐसे करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज। रेसिस्टेंसेज का मतलब एप्लियंस हो गया, कोई भी तरह का एप्लियंस जिसको हम लोग एक साथ अगर जोड़ दिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन, अलग अलग वायर से जोड़े तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट लेकिन सेम रहेगा, और टोटल जो रेसिस्टेंस होना है वो हो जाएगा हाई। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली सम हो जाता है वहां पे। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहा जाता है इसका उल्टा होगा, डिफरेंट वायर होगा, पोटेंशियल जो डिफरेंट होता था वो सेम रह जाएगा, और करंट जो सेम रहता था वो करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल जो रेसिस्टेंस होता था वहां पे हाई, यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सम होता है वो इनवर्स सम होता है। टोटल रेसिस्टेंस में क्या होता है, इनवर्स सम होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखो ये इनवर्स सम है। आगे बात समझ में? चलिए अब जल्दी से इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, इसके फॉर्मूले का प्रूफ रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का। हालांकि ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग इसका प्रूफ जो है, इसका जो डेरिवेशन है वो डिलीटेड है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ गाइस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप देखोगे तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3। मान लेते हैं कि तीन रेसिस्टेंसेज हमने जोड़ा था, तो टोटल V इज इक्वल टू लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग तो जानते हैं V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पे भैया हमने V के जगह पे रख दिया IR। तो बताओ V1 के जगह पे क्या रखेंगे, ऑफ कोर्स I1 R1। V2 के जगह पे क्या रखेंगे, तो I2 R2। V3 के जगह पे क्या रखेंगे, सर I3 रखेंगे, R3 रखेंगे। रख दो ना, क्या दिक्कत है, आप जो रखना चाहते हो रख दो। अब देखो जरा सा गौर करो, मैंने आपको कहा था कि सीरीज में करंट बउआ सेम रहता है, सीरीज में करंट जो होता है वो क्या रहता है, सेम। तो आपने तो करंट को डिफरेंट कर दिया, I1 I2 I3 कर दिया। तो चलिए इसको फिर से थोड़ा सा अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, इसको हम I रहने देते हैं
और R1 वगैरह जो है वो रहेगा चेंज, लेकिन I1 I2 जो था वो बन जाएगा फिर से I। तो हम I1 I2 I3 में जो डिफरेंस नज़र आ रहा था उसको हमने कर दिया सेम, क्योंकि करंट जो है सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब सेम रहता है तो जैसे ही मैंने इसको ऐसा बनाया तो आप यहाँ से I कर लो कॉमन, इसमें से भी इधर से I कर लो कॉमन, तो क्या बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस I और इस I को काट दो। तब देखो फाइनली गाइज क्या हो गया, RS सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर यही तीन रेसिस्टेंसेज हम लिए तब ना, अगर यहाँ पे डॉट 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 n तक रेसिस्टेंसेज रहता तो ये सारा कुछ सॉल्व करते हुए क्या आ जाता, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN, nth रेसिस्टेंस तक यहाँ पे जाकर के ये फॉर्मूला बन जाता। तो दैट वन इज द फार्मूला गाइज, यही इसका प्रूफ है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पोटेंशियल लेकर के, पोटेंशियल के जितने डिस्ट्रीब्यूशन है V1 V2 V3 V4 V5 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसमें ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई आर I1 R1 I2 R3 I3 I4 I4 ऐसे लगा देंगे। फिर सोचेंगे अरे I तो मैंने डिफरेंट कर दिया, I तो मुझे सेम रखना था, तो I को फिर सेम कर देंगे। सेम करने के बाद I कॉमन हो जाएगा, कॉमन जैसे ही हुआ खेल खत्म, आई को काट दो, जो रिजल्ट बच गया वो आपका प्रूफ। तो दैट्स अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन गाइस। सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन भी दिखा दिया आपको। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन पे। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन कैसे करेंगे बताइए। इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट होता था, करंट। तो करंट को क्या हम लिख सकते हैं यहाँ I1 I2 प्लस I3, जैसे अभी जस्ट पिछले एग्जाम्पल में मैंने पोटेंशियल को लिखा, वैसे ही यहाँ पे मैंने किसको लिख दिया गाइज, करंट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब करंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप बताओ ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या, अरे क्या बताओ भाई बताओ, V बाई आर, सिंपल। I इक्वल टू निकालेंगे तो R नीचे चला जाएगा ना यहाँ से, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो यहाँ से इसमें बन गया V अपॉन आर, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा V1 अपॉन R1 क्योंकि 1 है। इसमें 2 लगा हुआ है तो इसमें बनेगा V2 अपॉन R2। इसमें 3 लगा हुआ है तो इसमें बनेगा V3 अपॉन R3, V3 अपॉन R3। अब फिर से थोड़ा सा याद करो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था। तो इसमें पोटेंशियल सेम रहता था, पोटेंशियल क्या रहता था, सेम। तो आपने तो डिफरेंट कर दिया ना, चलिए अपनी गलती को सुधारिए। तो गलती को सुधार रहे हैं, V बाई आर किए और इसको V1 लिखने की जगह सिर्फ V छोड़ दिए, इसको V2 लिखने की जगह सिर्फ V छोड़ दिए क्योंकि सेम करना था, इसको भी V3 लिखने की जगह सिर्फ V लिख दिए और बाई R3 है। मतलब जो 1 2 3 था उस 1 2 3 को मैंने हटा दिया और सबके लिए पोटेंशियल सेम कर दिया, चाहे वो V1 हो या V2 हो या V3 हो, सब बन गया V, सेम पोटेंशियल हो गया भाई। अब सेम पोटेंशियल हो गया तो इस V को कॉमन, तो कॉमन कर लिया तो यहाँ से बच गया 1 अपॉन आर, इधर से V कॉमन कर लो तो यहाँ से बच गया 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, दैट्स ऑल। अब इसके बाद इस V और इस V को करो कैंसिल, तो बचा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और अगर यही n रेसिस्टेंसेज होता तो यहाँ जैसे डॉट 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 क्या हो जाता, 1 अपॉन आर एन। तो गाइज यहाँ पे फाइनली ये बन जाता 1 अपॉन आर इज इक्वल टू आर, यहाँ P लगा दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसके लिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 1 अपॉन Rn तक, दैट्स ऑल। तो ये हमारा बन जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या क्राइटेरिया होता है, ये होप सो आप समझ गए होंगे हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जल्दी से मूव करते हैं गाइज कि क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड ऑफ कोर्स आप ये जानते ही होंगे कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा इफेक्ट जिसमें हीट जनरेट होता हो। क्या जनरेट होता हो, हीट, गर्मी ही जनरेट होता हो। और गर्मी का मौसम भी आ रहा है गाइज, तो कहते क्या हैं, गर्मी का मौसम आ रहा है लेकिन थोड़ा सा याद करो ठंड के दिनों का। ठंड के दिनों में आप लोग हीटर, एक हीटर टाइप का या ब्लोअर टाइप का कुछ यूज़ करते थे,
तो क्या उसमें प्रोवाइड करते थे? इलेक्ट्रिक करंट। अब मिलता क्या था? हीट एनर्जी। और अभी अब तो गर्मी के दिन आ रहे हैं भाई, तो गर्मी के दिन आ रहे हैं तो अब कूलर में आप ये सब काम करोगे, कूलर एसी एटीसी आप यूज़ करोगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा इफेक्ट जिस इफेक्ट में अगर आप करंट दो तो वो करंट किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाए? हीट में कन्वर्ट हो जाए। तो इस इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो मेनली डिस्क्राइब किया गया था वो डिस्क्राइब किया गया था जूल के द्वारा। तो इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी कहा जाता है गाइस, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि जूल ने दिया था। तो इनके लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? लॉ के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि कोई भी वायर में जो हीट जनरेट होगा या हीट एनर्जी जो जनरेट होगा वो हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द करंट के। वो हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस के। वो हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो ओवरऑल ये तीन स्टेटमेंट यहां से मिलता है कि कोई भी वायर हमने लिया, ये वायर है, वायर हमने लिया, इसमें करंट हमने कंबाइन किया, करंट का कनेक्शन दिया, तो इसमें जो हीट जनरेट होगा वो हीट जनरेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, कि जितने टाइम तक आपने इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो दिया है। तो ओवरऑल अगर हम इन तीनों इक्वेशन को मिला दें तो इससे हमें एक इक्वेशन नया बन के मिलता है आई स्क्वायर आर टी। तो हीट का एक नया फार्मूला जनरेट हो जाता है गाइज हमारे सामने, जिसको कहते हैं H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जहां आई क्या है? ऑफकोर्स करंट, आर क्या है? रेसिस्टेंस, एंड टी क्या है? टाइम। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में ये फार्मूला बन जाता है। लेकिन अगर देखा जाए कि एक्चुअल में ये फार्मूला आया कहाँ से, ये तो लॉ के अकॉर्डिंग हम चल दिए तब ना, अगर लॉ के अकॉर्डिंग नहीं रहता तो बाबू आप ध्यान से देखो यहाँ कि जो हीट जनरेट हुआ है, क्या हम उस हीट को एनर्जी कह सकते हैं? ऑफ कोर्स कह सकते हैं। और एनर्जी कह सकते हैं तो हम इसको वर्क भी कह सकते हैं, ऑफ कोर्स कह सकते हैं। तो वर्क का एक ही तो फॉर्मूला पढ़े थे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहां से बताइए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए चला जाएगा, यानी V इंटू क्यू हो जाएगा गाइज। तो वर्क का फॉर्मूला मैंने लिखा V इंटू क्यू, लिख सकते हैं ना? ऑफ कोर्स। तो अब क्या करते हैं गाइज, यहाँ से V को जरा चेंज कर लेते हैं। एक फार्मूला तो यही बन गया आपका, आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, वर्क इज इक्वल टू या हीट के इज इक्वल टू, हीट का फार्मूला में यही यूज कर सकते हो। दूसरा आप क्या यूज कर सकते हो गाइज, V को लिख दो IR ओम्स लॉ से, और Q को लिख दो IT। क्या लिख दो? Q को क्या लिख दो? IT। देखो जरा इससे क्या बन गया, I एक साथ मिला दिया हमने तो बन गया आई स्क्वायर, और ये R और ये T। यही तो ऊपर वाला फार्मूला है जो यहाँ पे बताया गया है। इसका मतलब ये उस फार्मूले के लिए प्रूव हो गया। अब थोड़ा सा और चाहे तो चेंज कर ले, तीसरा फार्मूला इसका निकाल ले। तो इस बार हम क्या करेंगे, V को V छोड़ दिए और Q को थोड़ा सा बदल देते हैं। Q इज इक्वल टू होता है IT, इलेक्ट्रिक करंट के फार्मूला से। तो ये तीसरा फार्मूला बन गया हीट इज इक्वल टू VIT। और अगर इस बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये चेंज करते हैं कि जो V था, V को आई स्क्वायर आर लिखे थे और आई स्क्वायर आर टी आया था, I को चेंज कर लेते हैं। तो I को चेंज करिएगा तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर, स्क्वायर था तो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इंटू यहाँ से पहले से है R इंटू टी, तो एक R से ये R वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बच जाएगा गाइज, रिमेनिंग बच जाएगा आपके पास V स्क्वायर अपॉन आर इंटू में इधर T। ये हो जाएगा फोर्थ फार्मूला। तो ऐसे चार फार्मूला जो हीटिंग इफेक्ट में निकलता है। लेकिन मेन जो आपको याद रखना है यहाँ पे, वो कौन कौन सा फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सा याद रखना है? आपको याद रखना है सेकेंड, आपको याद रखना है थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ये स्टडी होता है कंप्लीट। अब मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड में देखिए आपको क्या पढ़ना है, पावर। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा हीट एनर्जी, तो एनर्जी से क्या रिलेशन मिलता है? पावर का रिलेशन मिलता है। तो पावर को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो जैसा कि पावर को बचपन से कहते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, या पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी को कंज्यूम करने का ये रेट होता है। इसको डेफिनेशन में आप क्या बोलते थे? डेफिनेशन में आप बोलते थे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, या फिर आप बोलते थे रेट ऑफ डूइंग
वर्क, वर्क करने का ये रेट है, आप ऐसा कुछ कहते थे। तो बस उसी हिसाब से वर्क बाई में मैंने क्या लगा दिया, टाइम, क्योंकि रेट हमको डिस्क्राइब करना है। तो वर्क डन का आप क्या क्या फार्मूला पढ़े, पहला फार्मूला पढ़े वी क्यू, तो ये हो गया वी क्यू बाई टी, पहला फार्मूला पावर का। दूसरा फार्मूला आप क्या पढ़े थे वर्क डन के लिए या हीट के लिए, आप पढ़े थे आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी बाई टी करो, टी से टी कैंसिल, बाकी बच गया पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला पावर के लिए। इसी तरह तीसरा फार्मूला आप पढ़े थे वी आई टी, और नीचे में टी है तो टी से टी फिर से कैंसिल हो गया, ये बच गया वी आई, तो ये पावर का तीसरा फार्मूला है गाइज। और चौथा फार्मूला आप पढ़े थे पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इन टू टी, तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई टी होगा, तो इसमें भी टी से टी कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गया आपका फोर्थ फार्मूला। तो ऐसे गाइज यहाँ पे टोटल 4 तरह के फार्मूला जिसमें भी हैं, इसमें से मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो आप ऑलरेडी जानते हो, आपको मैंने पिछले टाइम भी ऐसे बताया था कि इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट है वो है सेकेंड वाला और थर्ड वाला। कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट है वो है सेकेंड वाला और थर्ड वाला, ये दोनों इम्पोर्टेंट है गाइज, ठीक है। जैसे आपके हिट में इम्पोर्टेंट था उसी तरह ये इसमें भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड पे, ठीक है। तो देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। तो अगले स्लाइड में है गाइज हमारा कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि अब आ जाता है क्वेश्चन टाइम। तो क्वेश्चन टाइम में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्या है कि कॉपर वायर है इसमें जिसका डायमीटर 0.5 mm कहा गया है, रेसिस्टिविटी इतना कहा गया है, और उसके बाद कहा गया कि लेंथ ऑफ वायर, इसका लेंथ कितना होना चाहिए ताकि रेसिस्टेंस 10 ओम हो जाए। और उसके बाद भी क्वेश्चन रुका नहीं है, उसके बाद भी देखिए कहता है हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, डायमीटर को डबल कर देंगे तो क्या होगा। तो चलिए गाइस पहले तो डायमीटर दिया हुआ है तो हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लें, क्योंकि रेसिस्टेंस वगैरह के लिए आपको क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए होगा। तो एरिया निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू तो आप रख दोगे 3.14, आर स्क्वायर का वैल्यू रखने के लिए यहाँ डायमीटर है तो इसका बाई हाफ करना होगा, तब बाई हाफ करेंगे तो 5 है, 5/2 यानी कि 2.5 हो जाएगा। और ये 0.5 mm था, तो mm को चेंज करने के लिए 10 का पावर -3 और एगो पॉइंट पहले से उसको करने के लिए -4, तो 10 टू द पावर -4 हो गया गाइज। पाई आर स्क्वायर, तो एक बार और स्क्वायर करो, स्क्वायर करना मतलब एक बार यही चीज़ को और फिर से लिखो, तो ये जो हमारा बन गया ये एरिया बन गया। अब इस एरिया को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं चाहे तो 25/100, 25/100 आप चाहो तो कर लो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी। तो 25 से 100 को काट दिए 4 बार, 25 से 100 को यहाँ भी काट दिए भाई 4 बार, तो अब बच गया इधर 3.14, अब बाई 4 4 जा 16, इधर हो गया 10 का पावर -8। चलिए इधर जो आया इतना तक अभी आप रहने दीजिए, इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, देखा जाएगा, अगर होता है कैलकुलेट तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे फिलहाल। तो इतना बन गया। अब क्या करना है आपको, लेंथ तो निकालना है, लेंथ तो दिया नहीं है, लेंथ क्वेश्चन मार्क है। रेसिस्टेंस आपको दे दिया है कि रेसिस्टेंस कितना ओम हो जाना चाहिए, 10 ओम हो जाना चाहिए। और रेसिस्टिविटी भी दे रखा है गाइज, रेसिस्टिविटी दे रखा है आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। चलिए तो फार्मूला लगाइए, क्या फार्मूला था याद करिए, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो आर रेसिस्टेंस के जगह 10, रो के जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, एल की जगह कुछ नहीं क्योंकि एल पता नहीं है, और एरिया अभी अभी आप निकाले हो 3.14 बाई 16, तो बाई वाला 16 चला जाएगा ऊपर, 1.6 बन के, है ना, नहीं पॉइंट नहीं, सिर्फ 16 बन के जाएगा। पॉइंट अगर आप यहाँ लाते हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसको आप सिर्फ 16 लिखो, सिर्फ 16, ओके, यहाँ पे 16 है। और उसके बाद यहाँ पे 10 टू द पावर -8 रह गया गाइस, तो 10 टू द पावर -8 को इससे काट दो, और तो कटेगा नहीं अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो भी टर्म्स है। अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हो तो भले ही कट सकता है ना, ऐसे तो कटेगा नहीं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दो तो एल का वैल्यू निकल जाएगा, एल इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 3.14 और डिवाइडेड बाई में आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256, और एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक के बाद ये पॉइंट ऐसे आ गया गाइज। तो एक डिजिट का इसका पॉइंट आप हटाइएगा तो ऊपर एक 10 और चला जाएगा, और ऊपर से इसका पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 100
ये 100 से फिर कैंसिल आउट हो गया, यानी फाइनली L इज इक्वल टू बच गया 314/256, जिसको कि काटेंगे तो लगभग आपका 1.5 मीटर के आसपास का वैल्यू आ जाएगा। तो आंसर इज 1.5 मीटर। अब गाइज इतना ही तक रुका नहीं था, क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और कहा गया था। क्या कहा गया था? इसी में कहा गया था कि अगर इसका बायर का जो एरिया है वो या डायमीटर जो है वो डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। तो गाइज देखिए, डायमीटर अगर डबल हो जाएगा तो इसका मतलब रेडियस भी डेफिनेटली डबल होगा। अगर रेडियस डबल होगा तो जो एरिया है, एरिया वो कितना टाइम हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर करते हैं, तो रेडियस का स्क्वायर करोगे तो एरिया 4 टाइम हो जाएगा। अब एरिया अगर 4 टाइम हो गया, ओके, तो अब पूछ रहा है कि रेसिस्टेंस कितना होगा। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना होता है, 1/a होता है ना। तो एरिया अगर 4 टाइम हुआ है तो रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम हो जाएगा। 1/4 टाइम ऑफ द अर्लियर रेसिस्टेंस। तो अर्लियर रेसिस्टेंस है 10 ओम, 10 का 1/4 टाइम कर दो यानी 2.5 विल बी द आंसर। चलिए, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से भी बना के जरूर देखिएगा, ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। सिर्फ मैं बना दूंगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला, एक बार खुद से भी ट्राई करना है गाइस। अगला क्या है हमारे, देखिए कि when a 12 volt battery is connected across the unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance. तो गाइज वोल्टेज आपको दिया है 12 वोल्ट, अननोन रेसिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया तो करंट जो मिला, करंट यानी एम्पियर का वैल्यू, आप इसको आई भी लिख सकते हो, आई। तो आई का जो वैल्यू मिला वो 2.5 मिली एम्पियर, तो मिली के बदले लिख दो 10⁻³ और उसके बाद आपको निकालना है आर यानी रेसिस्टेंस निकालना है। तो रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू होता है V/I, V है 12 और I है 2.5 इंटू 10⁻³ उसको ऊपर भेज दो तो 10⁻³ हो गया। अब पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 लगाओ, कैंसिल आउट करो, 5 से 5 बार में, 5 से इसको कितने बार में? 24 टाइम में। अब 24 को इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दो गाइस, तो कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20 और उसके बाद 0.8, 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। दिस विल बी द आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस तरह के, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट वगैरह कुछ नहीं आने वाले हैं। इसलिए न्यूमेरिकल कोई टफ नहीं होता है, आप अच्छे से बस पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, सब आसान हो जाएगा। आगे कहता है गाइस 9 वोल्ट का बैटरी है, कनेक्टेड है ये रेसिस्टर से, इतने सारे रेसिस्टर से सीरीज में। तो हाउ मच करंट वुड फ्लो, करंट कितना फ्लो होगा 12 ओम वाले रेसिस्टर से। तो चलिए पहले तो करंट आपको निकाल लीजिए कि सीरीज में कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज में आपको अभी अभी मैंने बताया कि सीरीज में जो पहले से फ्लो करेगा करंट वही सब में होगा, सबका आई बराबर होगा। भी भले ही सबका डिफरेंट होगा लेकिन आई सबका बराबर होगा। तो ये आई ही आपको निकालना है गाइस। तो आई के लिए हम क्या करते हैं, पहले टोटल रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। सीरीज में है तो टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला R1 + R2, तो 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 प्लस 12 ओम। तो देखो इसको जोड़ेंगे गाइस, तो 0.5 ये बन गया, ये 0.5 बन गया, 0.5 मिला के हो गया 1 और ये हो गया 1 एंड 12 13, ये हो गया 0.4 यानी कि टोटल रेसिस्टेंस आ गया 13.4 हो गया। अब क्या करना है, अब ये 12 ओम का रेसिस्टर के थ्रू आपको निकालना था करंट। तो करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है। V था 9 वोल्ट का और R आपने टोटल निकाल ही दिया 13.4। पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 ले जाओ, अब इसमें से जो कैंसिल आउट होना है कर दो। 90/134 एम्पियर इज द आंसर। ये आंसर हो जाएगा गाइस, जिसका वैल्यू कुछ 0 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा। तो जो भी आए आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कहता है हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर इन द पैरेलल में कनेक्ट करें ताकि रिक्वायर्ड करे 5 एम्पियर करंट को 220 वोल्ट के लाइन पे। 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। तो आप देखो 220 वोल्ट पे 5 एम्पियर करंट होना चाहिए, इसका मतलब रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? V/I मतलब 220/5 यानी कि काट दो 44 ओम होना चाहिए। इतना से ज़्यादा रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और हर एक रेसिस्टेंस जो है वो 176 ओम का है। इतना ज़्यादा भाई, इतना ज़्यादा। तो इसको इतना कम कैसे करें
एक ही उपाय है, पैरेलल में कंबाइन करके। ऐसे बोल भी दिया है क्वेश्चन में पैरेलल करो, तो आप कर दो पैरेलल में। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 R3 ऐसे ऐसे आएगा। लेकिन सारा रेसिस्टर जो है सेम का है, तो इसको सीधा हम लिख सकते हैं N/R1, क्योंकि पूरा N तक ये जुड़ेगा आगे तक, तो हम इसको सीधा N/R1 लिख सकते हैं गाइज। जब सेम रेसिस्टेंस हो तो ये फार्मूला भी देखिए यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा आज से। तो ये 1/44 इज इक्वल टू हो गया N/176। अब इससे इसको काट दो, ये 4 टाइम में कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो N इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा तो आप खुश हो जाओगे कि आंसर बन गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब, कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे डिजाइन किए गए कि 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई पे जलते हैं तो 10 वाट का पावर होता है। अब ऐसे कितने लैंप को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए कि 220 वोल्ट के लाइन पे आ जाए और 5 एम्पियर करंट हो जाए। ठीक है, तो फिर से वही बात है, 220 वोल्ट और 5 एम्पियर वगैरह वगैरह, फिर से वही बात कहा है। यानी फिर से जो टोटल रेसिस्टेंस होना चाहिए वो वही 220/5, यानी कि कितना होना चाहिए गाइस, 44 ओम होना चाहिए। जबकि एक का रेसिस्टेंस कितना है, एक का रेसिस्टेंस आप यहाँ से निकाल लो, तो ये पावर दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पावर के टर्म में आप देखोगे तो पावर के टर्म में होता है फार्मूला V²/P। याद है ना, V²/R इज इक्वल टू पावर। तो पावर को यहाँ भेजो, रेसिस्टेंस को यहाँ भेजो, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, V²/P। तो वही किया मैंने, तो V² यानी 220 गुना 220, और बाई पावर, पावर था 10 वाट, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, बाकी इतना जो बच गया वो हमारा रेसिस्टेंस हो गया। 22 गुना 22 और ये 0, मतलब 22 का तो होता है स्क्वायर 4840 ओम रेसिस्टेंस आ रहा है एक का, जबकि टोटल हमको 44 ही चाहिए। फिर वही वाला फार्मूला 1/RP इज इक्वल टू N/R, n टाइम, क्योंकि n रेसिस्टेंसेस को जोड़ना है, यानी 1/44 इज इक्वल टू N/4840। आप इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, 11 बार में हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यानी n का वैल्यू क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 110। तो 110 ऐसे रेसिस्टेंसेस हम लोग लगाएंगे तब जाके ये पूरा होगा। तो दैट्स अबाउट इट गाइज। चलिए अगले स्लाइड पे फाइनली मूव करते हैं हम लोग। तो अगला स्लाइड देखिए हमारा क्या कहता है कि एक हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिक ओवन का जो 220 वोल्ट से कनेक्ट होता है, और इसमें दो रेसिस्टेंसेज है, ए और बी कॉइल है, ईच ऑफ 24 ओम रेसिस्टेंस, हर एक का 24 ओम ही रेसिस्टेंस है। सेपरेटली भी यूज किया गया है सीरीज में और पैरेलल में। तो व्हाट करंट इन द 3 केजेस, तो तीनों केजेस में इसमें क्या जो होंगे करंट आएंगे। तो देखो, एक बार सेपरेटली यूज किया गया, सेपरेटली अलग अलग, एक बार सीरीज में यूज किया गया, एक बार पैरेलल में। करंट निकालना है, हर बार पोटेंशियल दिया हुआ है, तो पोटेंशियल दिया हुआ है तो V इज इक्वल टू तो 220 वोल्ट फिक्स हो गया। एक बार जब सेपरेटली यूज करेंगे तो R इज इक्वल टू 24 होगा, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइज, V/R, I इज इक्वल टू V/R। तो V हो गया 220 अपन 224, इसको अब कैंसिल आउट कर लो, जितने बार में भी कैंसिल होता हो कैंसिल आउट कर लेना है, करके आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो पहले तो 4 से कर लो 6 बार में, 4 से इसको कर लो 5 बार में, और फिर से 5 बार में 55/6। अब 55/6 का जो भी वैल्यू आता है गाइस आप इसको लिख सकते हो 9 पॉइंट समथिंग एम्पियर। ओके, दूसरा केस में क्या है, फिर से पोटेंशियल वही है 220 लेकिन रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है तो इस बार 24 हो जाएगा 48, तो हो जाएगा I इज इक्वल टू 220/48। तो 220 को 48 से डिवाइड कर लो, जितने बार में भी कट जाए वो आंसर हो जाएगा। अब तीसरी बार में क्या है, फिर से V इज इक्वल टू 220 है, लेकिन रेसिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल में हो जाएगा 12 ओम, 12 ओम हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 220/12 ओम। इसको भी सॉल्व कर लो, जो आ जाएगा सो हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से गाइज हम लोग क्या करते हैं, इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का यही हमारा क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है वो कोई ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर। बस ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत है आपको अच्छे से इसको समझने की, अच्छे से इसको सॉल्व करने की, है ना गाइज। चलिए, तो
देखा आपने किस तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस भी कराए आपके सामने। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस थे, बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चंस थे, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। तो आप भी ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई आप ज़्यादा सोचे। तो आराम से आप इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हो। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि कहाँ रेसिस्टेंस यूज़ हो रहा है, कहाँ पोटेंशियल यूज़ हो रहा है, फार्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो दैट्स अबाउट इट गाइज। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, है ना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड चैनल पे अगर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करें, है ना गाइज, ताकि फिर आपको नेक्स्ट डे हम लोग इसी तरह का वीडियो ला के देते रहें। तो इलेक्ट्रिसिटी होता है यहाँ ख़त्म। अगले दिन के वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।